तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, हम एक बार फिर हाजिर हैं आपका अपना कार्यक्रम लेकर, जिसका नाम है कृषि अपडेट। खेती की नई तकनीक और उनका लाभ उठाकर किसानों की सफल कथाएं हमें ये विश्वास दिलाती हैं कि हमारा किसान आगे बढ़ रहा है। हम अपने कार्यक्रम में समय समय पर किसानों की कामयाबी की सफल कथाएं तो दिखाते ही हैं, उन तमाम फसलों के बारे में भी बताते हैं जो किसान अपने खेतों में पैदा कर रहे हैं। हमें विश्वास है हमारा किसान भाई बहन कृषि अपडेट देख रहे होंगे और इसका लाभ उठा रहे होंगे। इसी विश्वास के साथ अब शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सिट्रोनेला की खेती से कमाएं अच्छा मुनाफा। हल्दी की खेती भी है किसानों के लिए लाभकारी। एरोपोनिक व वाटर कल्चर तकनीक किसानों को दे रही है राहत। सिट्रोनेला की खेती लेमन ग्रास की तरह की जाती है। किसान बड़ी मात्रा में सिट्रोनेला की खेती कर रहे हैं और प्रोसेसिंग कर उसका तेल निकाल उसे बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कैसे, आइए जानते हैं। दूर दूर तक फैली हरियाली देखने में तो खूबसूरत लग ही रही है, लेकिन ये हरियाली हजारों किसानों की रोजी रोटी का भी माध्यम बनी हुई है। जंगल के पास उगी ये घास आज अपना एक विशेष महत्व रखती है। जी हाँ, ये है सिट्रोनेला घास। आज किसान सिट्रोनेला घास की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। ये घास अधिक औषधीय गुण रखने के कारण आजकल काफी व्यापक पैमाने पर किसानों को आकर्षित कर रही है। इस घास की खेती कम उर्वरा शक्ति वाली भूमि पर भी आसानी से की जा सकती है। इतना ही नहीं, इस घास से निकला तेल कई प्रकार से लाभकारी माना जाता है। ये जो सिट्रोनेला की जो तेल की गंध है, उससे मच्छर आदि भी नहीं आते, जिसका प्रयोग हम ओडोमॉस और जो है कॉइल बनाने में भी कर सकते हैं। सिट्रोनेला घास की खेती करके अपने जीवन को बदलने वाले ऐसे ही एक किसान हैं संजय सिंह। एक समय संजय सिंह सिट्रोनेला की खेती नहीं करते थे। इनके गांव के आसपास जंगल था। जंगली जानवर फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते थे। इसी समस्या ने जन्म दिया एक नई सोच को। हमारा गांव जो है वो जंगल के बीच में बसा हुआ है, चारों तरफ से जंगल है और जंगल के बीच में हम यहाँ रह के और धान गेहूँ गन्ने की फसलें करते हैं, लेकिन जंगली जानवरों की उजाड़ की वजह से हमको नुकसान होता था बहुत, क्योंकि रात में जंगली जानवर सब आके खा जाते थे। तब मुझे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने और बाकी कृषि विभाग के लोगों ने मुझको राय दी कि मैं सुगंधित पौधों की खेती करूं। तो फिर उसके बाद मैंने जंगल के किनारे अपनी नुकसान को देखते हुए सीमैप लखनऊ से जाकर ट्रेनिंग ली और फिर मैं उसके बाद इसकी सिट्रोनेला की खेती मैंने करनी शुरू कर दी। सिट्रोनेला घास की खेती मुख्य रूप से इसकी पत्तियों से मिलने वाले सुगंधित तेल के लिए की जाती है। सिट्रोनेला में औषधीय गुण होने के कारण इसकी मांग बाजार में बहुत ज्यादा है। इस फसल में कीट और बीमारियों का प्रकोप भी बहुत कम होता है, इसलिए सिट्रोनेला की खेती करके संजय सिंह अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र की मदद और अपनी मेहनत से सिट्रोनेला की खेती में नई कामयाबी संजय सिंह ने हासिल की है। यूपी में बहुत कम लोग सिट्रोनेला लगा रहे हैं, जिसकी वजह से यूपी में इसकी खपत अच्छी खासी है। भविष्य में इसकी संभावनाएं भी अच्छी हैं, क्योंकि मच्छर से संबंधित कॉइल्स और इसकी बिक्री ज्यादा है, इसलिए कई छोटी छोटी कंपनियां भी ये जो हैं हमसे 10-10, 20-20 किलो तेल ले जाती हैं और अपने उत्पादों को बना रही हैं। तो हम खुद सच चाहते हैं, आगे हमारा एफपीओ बन रहा है, हम सोच रहे हैं एफपीओ के माध्यम से हम और किसानों को लाभान्वित कर सकें। औषधीय पौधों की खेती से इंसानों के साथ ही पर्यावरण की सेहत में भी सुधार हो रहा है। गांव के वन क्षेत्र से सटा होने के कारण और जंगली जानवरों के फसल बर्बाद करने के चलते यहाँ के किसानों ने सिट्रोनेला की खेती आरंभ की।
आज संजय सिंह सिट्रोनेला की खेती करके सुगंधित तेल बना रहे हैं। मतलब खुद तो अच्छा मुनाफा कमा ही रहे हैं, साथ ही दूसरे लोगों को भी रोजगार से जोड़ रहे हैं। तृणभोजी जितने जानवर हैं वो एरोमेटिक प्लांट्स को नहीं खाते हैं, इसलिए हमारे सिट्रोनेला के खेतों में कोई भी जानवर इसका नुकसान नहीं करता है। जब कोई जंगली जानवर नहीं आता है तो उनके पीछे शेर भी नहीं आ सकता, न चीता और न भालू और कोई जानवर नहीं आते हैं, जिससे हमारे गांव के लोगों का इससे बचाव भी होता है। और कुछ गांव के लोग हमारे द्वारा जो तेल निकाला जाता है, जो लीव्स हैं, उनको उपले बना के घरों में मच्छर भगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से लगभग करीब गाँव के 20-25 लोग जो है वो प्रति साल जो है वो हमारे पास इस तरीके के कामों से रोजगार पाते हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं। संजय सिंह एक प्रगतिशील किसान हैं। वो जानते हैं कि अपने विकास के लिए खाद्य प्रसंस्करण बहुत जरूरी है। यही कारण है कि उन्होंने अपने यहाँ सिट्रोनेला से तेल निकालने का प्लांट लगा रखा है। वो दूसरे किसानों की भी मदद करते हैं और उनके लिए सिट्रोनेला का मुफ्त तेल निकालकर उन्हें देते हैं। किसी को भी जानकर हैरानी होगी कि 2000 रुपए से शुरुआत करने वाले संजय सिंह आज 3 से 4 लाख रुपए प्रति वर्ष कमाई कर लेते हैं। मैंने 2000 रुपए की 1000 स्लिप ली थी सीमैप लखनऊ के हेडक्वार्टर से, और वहाँ से मैंने इसको लेकर धीरे धीरे मल्टीप्लाई करना शुरू किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने इसको लगा के शुरू किया। अब मैं इसका कल्टीवेशन कर रहा हूँ। हम चाहते हैं कि बाकी जिन लोगों की ज़मीनें जंगल के किनारे पर हैं वो लोग जो है वो अपनी ज़मीनों में विधिवत खेती करके जीवन यापन कर सकें, इसलिए हम इस सिट्रोनेला की खेती को बढ़ाना चाहते हैं। मेरे पास एक डिस्टिलेशन यूनिट भी है जिससे मैं तेल निकालता हूँ और तेल को ही बेच देता हूँ, जिससे मुझे वर्ष में जो है 6 एकड़ में लगभग 3-3.5 लाख रुपए की आमदनी हो जाती है। सिट्रोनेला का तेल बनाने के लिए सबसे पहले जंगल से सिट्रोनेला की घास को उखाड़ा जाता है। इसके बाद इसे गट्ठर बांधकर प्रोसेसिंग यूनिट तक लाया जाता है। फिर इसे काटना, सुखाना और मशीन में डालकर तेल निकाला जाता है। आइए जानते हैं कैसे सिट्रोनेला का प्रसंस्करण किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका तेल निकालते वक्त जो है हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि आंच बहुत ज़्यादा ना हो और डिस्टिलेशन यूनिट जो है वो हमारी प्रॉपरली चलती रहे, ताकि तेल में जलने की कोई समस्या ना आए। बहुत ज़्यादा तेज़ी से हम नहीं जलाते हैं। पानी अगर डिस्टिलेशन यूनिट में ज़्यादा होता है तब भी हमको थोड़ी समस्या होती है कि देर से शुरू होती है, तो पानी एक रेंज में हमको रखना चाहिए। और उसके बाद सिट्रोनेला जो है उसकी लीव्स जो हैं वो सूखी हुई होनी चाहिए। उसके बाद जलाने वाली जो सामग्री है, जो ईंधन है, वो भी बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए। और उसके बाद हम इसको टैंक में डाल के और इसका ऑयल निकाल लेते हैं। किसानों के विकास में केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का योगदान हमेशा से ही अतुलनीय रहा है। कृषि वैज्ञानिक SS ढाका संजय सिंह के प्रयासों की सराहना करते हैं और उनकी हर संभव मदद करते हैं, ताकि किसानों के विकास का ये कारवां इसी तरह आगे बढ़ता रहे। सिट्रोनेला एक सुगंधीय पौधा है और इसकी खेती जो है बहुत अच्छे से इस क्षेत्र में की जा सकती है, और हमारे जनपद में तो पहली बार है। और जहाँ तक मेरी जानकारी के अनुसार है, मुझे लगता है पूरे प्रदेश में भी ये पहले किसान होंगे जिन्होंने अब से कम 6 साल पहले सिट्रोनेला की खेती का जो है शुभारंभ कर दिया था। बहुत आसान खेती है, सिंपल 1-2 बार जुताई करके फिर उसमें जो है पटेला मार के आप इसकी जो है स्लिप्स को लगा सकते हैं। स्लिप लगाने के लिए करीब 2 से 2.5 फुट जो है लाइन से लाइन की दूरी और 1 से 1.25 फुट एक स्लिप से दूसरी स्लिप की दूरी रखनी होती है। और 1 साल के अंदर ये 3 बार कटती भी है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है कि सिर्फ 1 बार लगाना है और 3 बार तक काटना है। यकीनन सिट्रोनेला की घास से तेल निकालकर आज किसान अपने विकास को नई दिशा दे रहे हैं। दूसरे उत्पाद बनाकर बाजार में बेचने की योजना बना रहे हैं। जंगल की ये घास आज किसानों के बहुत काम आ रही है। किसान भी अब सिट्रोनेला के महत्व को समझ गए हैं और उससे अपनी आमदनी बढ़ाने और भविष्य बेहतर बनाने के प्रयास कर रहे हैं। यकीनन सिट्रोनेला की खेती और उसकी प्रोसेसिंग किसानों को बहुत राहत पहुंचा रही है। हल्दी की खेती भी किसानों के लिए कम लाभकारी नहीं है। इसके बारे में जानेंगे एक ब्रेक के बाद। लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कृषि अपडेट। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो
हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद कृषि अपडेट कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हल्दी की खेती कैसे की जाती है और कैसे उसका प्रसंस्करण कर किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, आइए इस पर लेते हैं एक अपडेट। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर ब्लॉक मोहम्मदपुर देवमल गांव शादीपुर में रहते हैं किसान नाहर सिंह। वो पिछले 10 सालों से पारंपरिक खेती छोड़कर बड़े पैमाने पर हल्दी की खेती कर रहे हैं। वो मल्टी क्रॉपिंग भी करते हैं, लेकिन हल्दी की खेती और प्रोसेसिंग में उन्होंने यकीनन नई सफलता हासिल की है। पहले हम गन्ने की खेती करते थे, लेकिन बीच में कुछ सुझाव कृषि विभाग की साइड से आए तो हमने सोचा कोई क्रॉप ली जाए। तो हमारे विचार में आया कि हम हल्दी में आए। हमने हल्दी की खेती शुरू कर दी 3-4 साल पहले। 1 एकड़ से हमने जब हल्दी शुरू की तो हमारे सामने बेचने की समस्या आई। कच्ची हल्दी कोई लेने वाला नहीं था, कोई प्रोसेसिंग यूनिट हमारे यहाँ नहीं थी। तो हम बाहर के ज़िलों में जो हल्दी खरीदने वाले लोग हैं तो उन्होंने कहा कि हमें तो तैयार हल्दी चाहिए, प्रोसेस मतलब। तो हम उसके बाद हमने सोचा, मैंने कहीं कच्चा माल बिकने का नहीं तो अपना यूनिट लगा ले। तो धीरे धीरे हमने अपना करके प्रोसेसिंग यूनिट लगा लिया। बिजनौर में हो रही खेती के बारे में आइए जानते हैं उप कृषि निदेशक गिरीश चंद्र से। जनपद का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 4,64,000 हेक्टेयर है। इसके सापेक्ष जो कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल वो 3,35,000 हेक्टेयर है। जनपद में गन्ना मोनोक्रॉपिंग के रूप में किया जा रहा है और 70% क्षेत्रफल से अधिक पर गन्ने की खेती की जा रही है। इस मोनोक्रॉपिंग के विकल्प के रूप में कृषि विविधीकरण एक सहज और स्वाभाविक उपाय है। विकास खंड मोहम्मदपुर देवमल के ग्राम शादीपुर में श्री नाहर सिंह बालियान जी द्वारा हल्दी की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है। और अच्छी बात यह है कि आपके अतिरिक्त पड़ोस के कई गांवों के कृषक हल्दी की खेती कर रहे हैं। हल्दी हर घर इस्तेमाल होने वाला उत्पाद है। हल्दी का उत्पादन सभी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है, लेकिन इसकी जल निकासी उत्तम होनी चाहिए। इसका pH 5 से 7.5 होना चाहिए। हल्दी की खेती करने के लिए दोमट, जलोढ़, लेटराइट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। हल्दी की मुख्य किस्मों में कस्तूरी, पीताम्बरा, सूरमा, रोमा, सोनाली का विशेष महत्व है। नाहर सिंह ने यहाँ के किसानों को हल्दी की खेती करने के लिए प्रेरित किया है और देखते ही देखते आसपास के गांवों के दूसरे किसान भी उनकी राह पर चल पड़े हैं। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे ये किसान आज आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। नाहर सिंह के प्रयासों का ही परिणाम है कि हल्दी के उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण करके ये गांव तरक्की के नए रास्ते तय कर रहा है। हमारे संपर्क में आए किसान जिन्हें लगता है कि हम भी कुछ परिवर्तन करें, तो ऐसे 10-12 किसान हमारे और हैं जो हमारे ग्रुप में जुड़े हैं। वो भी लगभग 15-20 एकड़ और उन लोगों ने भी हमारे द्वारा लगाई है हल्दी। हल्दी जब प्रसंस्करण यूनिट पर लाई जाती है तो सबसे पहले उसकी सफाई की जाती है। आज इंसान का काम मशीनों ने बहुत आसान कर दिया है। हल्दी को भी मशीन में साफ किया जाता है। ये एक लोहे का ड्रम है जिसके अंदर जाली लगी हुई है। हल्दी में मिट्टी और छिलके लगे रहते हैं। ये मशीन उसे साफ करती है और उसे प्रसंस्करण के लायक बनाती है। हल्दी की सफाई के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। उसके बाद हल्दी को एक बॉयलर में उबाला जाता है और फिर सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उसे चक्की में पीसा जाता है। चक्की को तब तक चलाया जाता है जब तक कि हल्दी पूरी तरह से पिस ना जाए। बार बार हल्दी को चेक किया जाता है कि वो ठीक से पिस रही है या नहीं। हल्दी की कोई गांठ न रह जाए, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। हम ऑर्गेनिक हल्दी तैयार करते हैं।
खेत में भी हम कोई रासायनिक खाद नहीं लगाते। हम जो गाय के गोबर से और गाय के पेशाब से बना के घन जीवामृत और जीवामृत मिला के लगाते हैं खेत में भी। हल्दी के प्रसंस्करण के बाद उसके अलग अलग ग्राम के पैकेट बनाए जाते हैं और उन्हें बाजारों में बेचा जाता है। नाहर सिंह बलियान ने यकीनन यहाँ के किसानों को हल्दी की खेती और प्रसंस्करण का नया रास्ता दिखाया है। आज यहाँ के किसान हल्दी की खेती और प्रसंस्करण करके अपना भविष्य तो बेहतर बना ही रहे हैं और साथ ही अपनी आमदनी को भी दोगुना कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि ये अपडेट किसानों के बहुत काम आएगा। एक बार फिर समय हो गया है एक ब्रेक लेने का। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि अपडेट में। एरोपोनिक फार्मिंग तकनीक क्या है, कैसे की जाती है और कैसे किसान इसे कर कर अपने जीवन स्तर को बेहतर बना रहे हैं, आइए जानते हैं। प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए नए नए विकल्प ढूंढे जा रहे हैं। इसी विकल्प में एक विकल्प है एरोपोनिक तकनीक। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोहरे और हवा वाले वातावरण से पौधे उगाए जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है। इसमें पौधों को मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी की आवश्यकता नहीं पड़ती। फार्म में उगी सब्जियों में उर्वरकों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जी हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ये एक एरोपोनिक फार्म है। किसी ने सच ही कहा है कि किसी काम को करने के लिए जुनून की बहुत जरूरत होती है। यदि इंसान के अंदर कुछ करने का जज्बा हो तो वो बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। दुनिया की जन्नत जम्मू कश्मीर के इलाकों में सर्दी के चलते किसानों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर सब जानते हैं कि अखरोट और सेब की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। हरी सब्जियों को कश्मीर में बाहर से खरीद कर लाया जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए कश्मीर के किसान अब एरोपोनिक व वाटर कल्चर की खेती को भी अपना रहे हैं। अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं और हरी सब्जियों की अच्छी पैदावार भी कर रहे हैं। ऐसे ही एक किसान है कृष्ण साहू। इस प्रकार का खेती मैं कश्मीर वैली में इसलिए शुरू किया हूँ क्योंकि यहाँ बर्फ के सीजन में ग्रीन सब्जी को बाहर से सप्लाई आना भी दिक्कत हो जाता है और अगर सप्लाई आता भी है तो वो महंगी हो जाती है। तो उस समय खेती इसके अंदर बड़ी आसानी से बर्फ को रोक करके हरी भरी सब्जियां मैं इसके अंदर उगा रहा हूँ। कृष्ण साहू एक प्रगतिशील किसान है। वो 1000 से ज्यादा स्क्वायर फीट में एरोपोनिक व वाटर कल्चर की खेती कर रहे हैं। ये है इनका फार्म। यहाँ पालक, पत्ता गोभी और शिमला मिर्च की खेती की जा रही है जिससे इन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है। आइए जानते हैं ये कब से एरोपोनिक खेती कर रहे हैं। ये मेरा एरोपोनिक हाउस है। ये मैं पिछले 1 साल से इस प्रकार की खेती में इन्वॉल्व हूँ और ये मेरा काफ़ी सक्सेसफुल पाया गया है। इस एरिया में ऐसा कहीं भी नहीं है इस प्रकार के एरोपोनिक। ये इस एरिया के लिए, इस गुंड एरिया के लिए ये नए प्रकार का एरोपोनिक विधि से ये खेती किया जा रहा है और मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार के खेती यहाँ के लोग भी इसको आए, देखें और सीखें। कश्मीर के किसानों के लिए ये एक नया कॉन्सेप्ट है। किसान इसे इसलिए अपना रहे हैं ताकि सर्दियों में हरी सब्जियों की किल्लत न हो। आइए जानते हैं कि एरोपोनिक खेती कैसे की जाती है। मार्केट से ब्लैक प्लास्टिक लाते हैं और इसको टेप के माध्यम से एक बैग की तरह एक बनाते हैं और मार्केट से एक कोकपीट मिलता है। कोकपीट भी लाते हैं, उसको पानी में गीला करते हैं और पानी में गीला करने के बाद जब वो ड्राई हो जाता है तो इस बैग के अंदर डालते हैं और बीच बीच में इस प्रकार से रस्सियां बांध देते हैं ताकि इसके बीच में गैप बनी रहे। और जब पानी की, ये देख रहे हैं ये ड्रिफ्ट,
ये ड्रिफ्ट इस तरीके से डालते हैं, इससे पानी की मात्रा इसको मिलेगा, तो मिलते ही जैसे ही ये सेक बना हुआ है ताकि यहाँ की जो कॉकपिट है वो नीचे तक ना आ जाए, इसलिए रस्सी बांधा जाता है और यहाँ से पानी इसमें भी मिलेगी और ये नीचे तक पहुँचेगी। और अधिक पानी अगर हो जाने के कारण ये बूंद बूंद करके टपक के नीचे गिर जाता है। पानी के लिए ये 200 लीटर का सिंटेक्स रखे हुए हैं और ये देखिए एक वाटर पंप के जरिए ये ड्रिफ्ट दिए हुए हैं ताकि एक बार इसको बटन ऑन करने से ये सभी में एक साथ ही ये इन पौधों तक, इन बैगों तक पहुंचते हैं। पालक की खेती के लिए वेस्ट प्लास्टिक की शीट की जरूरत होती है। पालक की जड़ें पानी के अंदर होती हैं, उनसे ही पालक की पैदावार होती है। इससे मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती और फसल भी अच्छी होती है। मार्केट में मिलने वाली है जो मछलियाँ आती हैं तो उसके कार्टून होते हैं, जो कार्टून को कहीं कोई इस्तेमाल में नहीं लाता है, उस चीज़ को इस्तेमाल में लाके उनके बीच बीच में सुराख करके हमने पालक के जड़ों को उन सुराखों के अंदर डाले हैं और वो जड़ भली भांति पानी में तर रहे हैं और उसमें एक पंप लगा दिए हैं ताकि उसके जड़ों को एयर मिल सके और ऊपर में सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके ये जो हमारी सफ़ेद पन्नी है वो उनको भोजन बनाने में मदद करता है। कश्मीर के कृषि विभाग के निदेशक चौधरी इकबाल भी मानते हैं कि एरोपोनिक एक बेहतरीन कोशिश है। आज इस तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है और किसान भी इस तकनीक को अपनाकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। ये कंसेप्ट तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, प्रेजेंट सिनेरियो में जो हमारा एवरेज साइज ऑफ होल्डिंग है वो आस्ता आस्ता कम हो रहा है और जो मैक्सिमम जो एरियाज़ हैं वो अर्बनाइजेशन की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं कि ज़मीन कम हो रही है, जो पॉपुलेशन प्रेशर है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, इसलिए जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, हम लोगों ने कोशिश की कि शेर कश्मीर जो हमारी यूनिवर्सिटी है उनके साथ मिल के कि हम कश्मीर के अंदर हाइड्रोपोनिक्स को किस तरीके से तरजीह दे सकते हैं। आप हाइड्रोपोनिक्स बोलो या एरोपोनिक्स बोलो कि किस तरीके से तरजीह दे सकते हैं। हमने इसका मॉडल जो था वो अपने डायरेक्टरेट में इस साल एक एस्टेब्लिश किया अपने डायरेक्टरेट लेवल पर, क्योंकि जब नुमाइश होती थी तो हम इसके मॉडल लेके डिस्ट्रिक्ट में दिखाते थे। हम यहाँ के लोगों को इस टेक्निक के बारे में बताना चाहते हैं कि वो किस तरीके से जुड़ सकें, क्योंकि यहाँ जो टूरिस्ट का सबसे बड़ी डेस्टिनेशन यहाँ पे हमारा सोनामर्ग है कि यहाँ टूरिस्ट का जो थ्रस्ट रहता है वो बहुत ज़्यादा है और जिस वक्त नई नई जानकारी के साथ, साइंस की इजाद के साथ साथ अच्छी तरीके से अगर हम हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स से जो सब्जियां यहाँ पैदा होंगी तो किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए जो पहल इन लोगों ने की ताकि जो हमारा यहाँ का गिरदोनवा का किसान है वो एक रोल मॉडल बन सके वादिया कश्मीर के दूसरे किसानों के लिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक और विलेज लेवल पर किसानों को एरोपोनिक खेती के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान एरोपोनिक खेती की तरफ आकर्षित हो सकें। इतना ही नहीं, किसानों को सब्सिडी भी दी जा रही है। मतलब किसानों को एरोपोनिक खेती करवाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। जहाँ तक ट्रेनिंग का सवाल है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हमेशा राउंड द ईयर किसानों को अलग अलग क्रॉप्स के बारे में जानकारी देता रहता है। जहाँ तक हाइड्रोपोनिक्स का सवाल है, जिस लिहाज से भी ट्रेनिंग, चाहे वो विलेज लेवल पर ट्रेनिंग होगी, चाहे ब्लॉक लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इनको अवेयरनेस प्रोग्राम इनके लिए हम ऑर्गेनाइज करेंगे और साथ में जितने भी हम यूनिट एस्टेब्लिश कर सके इसके बीच में द मोड ऑफ सब्सिडी एज पर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की जो भी गाइडलाइन है उसके मुताबिक हम किसानों को सब्सिडी भी देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो है इसके साथ जुड़ सकें। कृष्ण साहू की तरह ही अब दूसरे किसान भी इस तकनीक को अपना रहे हैं। मुदस्सर अहमद भी ऐसे ही एक किसान हैं जो सरकारी स्कूल में टीचर है लेकिन आज एरोपोनिक खेती करने की योजना बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जैसा कि हम जानते हैं कि 5 या 6 महीने अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल तक बर्फबारी होती है और यहाँ पे सब्जियों की काफ़ी दिक्कत होती है। तो जो ये हाइड्रोफोनिक्स या एयरफोनिक्स प्रोग्राम जो है शुरू किया गया है, ये पुरानी टेक्निक से सस्ता भी है। मैं भी ये प्रोग्राम जो है ये शुरू करने वाला हूँ अपने घर में और किसान भाइयों से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि इससे जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शुरू करें ताकि उनको ये सब्जियाँ मिलती रहें इन 5-6 महीनों में। स्थानीय वेस्टेज का इस्तेमाल करके एरोपोनिक तकनीक से किसानों को खेती के लिए प्रेरित करने वाले एक और शख्स हैं जो कृषि विभाग में कार्यरत हैं। मतलब कश्मीर में एरोपोनिक फार्मिंग का नया सूर्योदय हो रहा है। मैंने पिछले साल से यहाँ पे
हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक की टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है लोगों में। तो आज यहाँ पे 34 आसाम राइफल्स ने शुरुआत की यहाँ के लोगों के लिए कि कैसे यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है या जो लोग खेती बाड़ी में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं उनको कैसे मोटिवेट किया जाए इस नई टेक्नोलॉजी में जो कि मुनाफा बख्श हो सकती है। और ये हाइड्रोपोनिक्स का नाम मतलब ये नहीं है कि हम बाहर से टेक्नोलॉजी को लाएं यहाँ पे और फिर उसको करें, नहीं, ये अपने लोकल रिसोर्सेज को कैसे यूज़ किया जाए जिसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता, थोड़ा सा खर्चा लगता है, लोकल रिसोर्सेज यूज़ होती है, जो भी यहाँ लोकल वेस्टेज एक तरह से थोड़ा सा पॉलीथीन यूज़ होता है उसको यूज़ करके कैसे इसको मुनाफा बख्श बनाया जाए, वो हमने यहाँ पे शुरू किया। कृष्ण साहू ने मात्र 20,000 रुपए की लागत से एरोपोनिक की खेती शुरू की थी और आज वो अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कश्मीर में होने वाली बर्फबारी और सर्दी ने इस नई तकनीक को जन्म देने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। दुनिया की इस जन्नत जम्मू कश्मीर में आज एरोपोनिक तकनीक अपनी एक खास जगह बना रही है। कृषि अपडेट कार्यक्रम का मकसद है किसानों को कृषि से संबंधित तमाम जानकारी देना, किसानों को नई नई तकनीक से वाकिफ कराना और उन्हें ये विश्वास दिलाना कि देश के विकास में उनका योगदान अतुलनीय है। कृषि अपडेट का ये सफर आगे भी जारी रहेगा। अभी वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी आपके अपने कार्यक्रम कृषि अपडेट में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। का घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत